हेलो दोस्तों, तो कहानी शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। ये मेरे दोस्त के साथ हुई एक सच्ची घटना है। इसका एक एक लफ्ज इसका सच है और शायद इसीलिए आज भी जब वो अकेला होता है तो पागल जैसी हरकत करता है। लोग कहते हैं वक्त हर जख्म भर देता है, पर कुछ जख्मों के निशान नहीं जाते, वो बस तुम्हारी रूह का हिस्सा बन जाते हैं। दोस्तों, मैं बताऊं कि ये कहानी पूरी तरह सच्ची है, बस इसमें से नाम और लोकेशन को चेंज किया है। तो कहानी शुरू होती है देहरादून से। वही देहरादून जो खूबसूरत बड़े बड़े माउंटेन्स, हरियाली, सुकून से लपेटा हुआ शहर। वहां के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक आम सा लड़का और उसके आम से सपने। पापा सरकारी नौकरी में थे, मम्मी होम मेकर और एक छोटी बहन रिया जो मुझसे 6 साल छोटी थी। हमारा घर छोटा सा था पर खुशियों से भरा हुआ। मेरी दुनिया बस स्कूल, दोस्त और क्रिकेट तक ही सीमित थी। और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड समीर, हम बचपन से साथ थे, मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं तक एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठते थे। उसके बिना तो मेरा कोई प्लान ही नहीं बनता था। हम दोनों का एक ही सपना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। हिंदू या हंसराज कॉलेज में मिल जाए तो लाइफ ही सेट हो जाएगी, यही हमारा मंत्रा था। हमने 11वीं से ही तैयारी शुरू कर दी थी, दिन रात एक कर दिया था। बोर्ड एग्जाम्स के टाइम तो हम दोनों एक दूसरे के घर पे ही पड़े रहते थे, रात भर जाकर पढ़ना और फ्यूचर के प्लान्स बनाना। भाई सोच, दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे तो अलग ही लाइफ होगी, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, फुल फन, समीर कहता था और मैं उसकी बातों में खो जाता था। देहरादून की शांत जिंदगी अच्छी थी, पर दिल्ली का ग्लैमर, वहाँ की लाइफ, वहाँ की अपॉर्चुनिटीज, वो एक अलग ही नशा था और वो हमें उसकी तरफ खींच रहा था। फाइनली रिजल्ट का दिन आया। मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। पापा ने लैपटॉप पे रिजल्ट चेक किया और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। 94%, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ऐसा कह के उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मम्मी ने आरती की थाली रेडी कर रखी थी, जैसे उन्हें पहले से पता था। रिया नाच रही थी। उस दिन घर पे अचानक से फेस्टिवल का माहौल बन गया था। मैंने तुरंत समीर को फोन किया और उससे पूछा तो उसके 78% आए थे। उसकी आवाज में थोड़ी सी मायूसी थी, पर उसने मेरे लिए खुशी जाहिर की। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तूने तो फोड़ दिया, तेरा तो पक्का है हंसराज कॉलेज में। मुझे उसके लिए बुरा लगा, हमने साथ में सपना देखा था। मैंने उसे समझाया कि डीयू में और भी कॉलेजेस हैं, हम ट्राई करेंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। जब कॉलेज की कट ऑफ लिस्ट आई तो पहली ही लिस्ट में हंसराज कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में दाखिला मिल गया। इससे मैं बहुत खुश हुआ और मानो हवा में उड़ने लगा। लेकिन समीर इतने अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने देहरादून में ही डीएवी कॉलेज से बीकॉम करने का फैसला किया। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी हमेशा हमारे प्लान्स के हिसाब से नहीं चलती। मैं जाने के लिए पूरा तैयार बैठा था। हम दोनों स्टेशन पे खड़े थे। नंदा देवी एक्सप्रेस मुझे दिल्ली ले जाने के लिए तैयार थी। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पापा का चेहरा थोड़ा गंभीर था, पर उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व साफ दिख रहा था। समीर ने मुझे जोर से गले लगाया। भाई कॉल करते रहना, भूल मत जाना। उसकी आवाज भरी हुई थी। पागल है क्या, तुझे कैसे भूल सकता हूं, मैंने कहा। अब सबको अलविदा कह के बैठ गया ट्रेन में। ट्रेन चलने लगी और देहरादून पीछे छूटने लगा। वो पहाड़, वो हरियाली, वो सुकून, सब पीछे छूट रहा था। मैं एक नई दुनिया में जा रहा था, एक अनजान शहर में जहां मैं किसी को नहीं जानता था। दिल में एक्साइटमेंट थी, पर एक कोने में अजीब सा डर भी था, और वो डर था अकेलेपन का। दिल्ली स्टेशन पे उतरते ही गर्मी, भीड़ और शोर ने मेरा स्वागत किया। देहरादून की ठंडी हवाओं का मैं आदी था, यहां आते ही पसीने से भीग गया। ऑटो वाले से कॉलेज तक का सफर एक रोलर कोस्टर राइड जैसा था। हर तरफ लोग, गाड़ियां, अजीब सी अफरा तफरी। जब नॉर्थ कैंपस में एंटर करते ही माहौल बदल गया। पुरानी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े पेड़, सड़क के किनारे बैठे स्टूडेंट्स के ग्रुप्स, एक अलग ही वाइब थी, बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। हंसराज कॉलेज की बिल्डिंग देखकर तो मैं बस देखता ही रह गया। इतनी ग्रैंड, इतनी ब्यूटीफुल। एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी हुई और अब सबसे बड़ी चैलेंज थी रहने की जगह। पीजी में सोचा, लेकिन पीजी महंगे थे और मैं पापा पे एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहता था, तो हॉस्टल ही आखिरी उम्मीद थी। मैं हॉस्टल ऑफिस पहुंचा। एक बूढ़े से मोटे से वार्डन थे। उनके चेहरे पे एक इरिटेशन थी, जैसे उन्हें जबरदस्ती वहां बिठाया गया हो। हाँ भाई, क्या काम है,
उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे पूछा, सर मैं रोहन, फर्स्ट ईयर बीकॉम। हॉस्टल रूम चाहिए था। उन्होंने रजिस्टर में कुछ देखा। सब फुल है, लेट आयो, उन्होंने कहा। मेरा दिल बैठ गया। सर प्लीज़, मैं देहरादून से आया हूँ, यहाँ मेरा कोई जान पहचान का नहीं है, मैं कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा। शायद उन्हें मुझ पर थोड़ी दया आ गई। उन्होंने चश्मे के ऊपर से मुझे घूर के देखा। एक रूम है, सेकंड फ्लोर पे, वो खाली पड़ा है काफ़ी टाइम से, पर सिंगल ऑक्यूपेंसी है, चलेगा? सिंगल ऑक्यूपेंसी? ये तो सोने पे सुहागा था, ना किसी से शेयरिंग का झंझट और ना ही कोई डिस्टर्बेंस। हाँ जी सर, बिल्कुल चलेगा, थैंक यू सो मच। मैं खुशी से झूम उठा। उन्होंने एक चाबी मेरे आगे फेंकते हुए कहा, रूम नंबर 21 जाके देख ले। उनके रूम नंबर 21 बोलने के अंदाज में कुछ अजीब सा था। एक पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज आई और चली गई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं तो बस खुश था कि मुझे रूम मिल गया था। चाबी हाथ में ली। एक पुरानी भारी सी पीतल की चाबी थी, उस पे 21 खुदा हुआ था। मैं अपना सामान उठाकर सेकंड फ्लोर की तरफ चल पड़ा। हॉस्टल की बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की थी। लाल ईंटों की दीवारें, ऊंची छत, लंबे लंबे कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स में अजीब सी शांति थी, बस मेरे फुटस्टेप्स की आवाज गूंज रही थी। सेकंड फ्लोर पे आके मैंने कमरे ढूंढने शुरू किए। 18, 19, 20 और फिर कॉरिडोर के आखिरी कोने में एक दरवाजा था जिसके ऊपर 21 लिखा हुआ पेंट आधी जगह से उखड़ चुका था। दरवाजे के आसपास की दीवार पे सीरन के निशान थे। अजीब बात यह थी कि बाकी सारे दरवाजों पे स्टूडेंट्स ने पोस्टर्स या नाम के स्टिकर लगा रखे थे, पर यह दरवाजा एकदम सूना था। मैंने चाबी लगाई और खोलने लगा। ताला काफी जाम था। थोड़ी मेहनत के बाद खट की आवाज के साथ खुला। दरवाजा खोलते ही एक बंद पुरानी जगह की स्मेल, जिसमें सीलन और धूल के साथ एक हल्की सी मीठी सी सड़ी हुई सी गंध घुली हुई थी। कमरा आम हॉस्टल के रूम्स जैसा ही था। एक तरफ बेड, एक स्टडी टेबल और चेयर, एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। कमरा बाकी रूम्स के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा था, शायद इसीलिए सिंगल ऑक्यूपेंसी था। एक बड़ी सी खिड़की थी जिसके शीशे पे धूल जमी हुई थी। मैंने खिड़की खोली। वो हॉस्टल के पिछले हिस्से में खुलती थी, जहां झाड़ियां और घास उगी हुई थी, और एक बड़ा सा पुराना सा बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां लगभग खिड़की तक आ रही थीं। कुछ अजीब था उस जगह में। दिन के वक्त भी वहां अंधेरा सा लग रहा था। खैर, मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचने लगा कि सफाई करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपना बैग रखा और सफाई में लग गया। बेड अजीब सा था। नॉर्मल कॉयर मैट्रेस नहीं था, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा गद्दा भी था जो काफी पुराना लग रहा था। मैंने उसे हटाने की कोशिश की तो मुझे उसके नीचे मैट्रेस पे एक बड़ा सा गहरे रंग का धब्बा दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां कुछ गीला गिरा दिया हो और वो सूख गया हो। शायद किसी ने चाय या कॉफी गिरा दी होगी, मैंने सोचा, और उसे बेडशीट से ढक दिया। पहला दिन निकल गया। रात को मैं बहुत थका हुआ था। लाइट्स ऑफ करके जैसे ही लेटा, मुझे लगा जैसे कमरे में कोई और भी है। बस एक फीलिंग। मैंने आंखें खोली, अंधेरे में कमरे को देखा। सब शांत था। शायद नए शहर, नए कमरे की वजह से ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच के मैं सो गया। अगले कुछ हफ्ते निकल गए। कॉलेज लाइफ शुरू हो गई, नए दोस्त बनने लगे। फिर मस्ती मजाक शुरू हुआ। घूमना, कैंटीन में खाना पीना, सब आम था। मैं हॉस्टल के बाकी लड़कों से भी घुलने मिलने लगा था। सब अजीब नज़रों से देखते थे जब मैं बताता था कि मैं रूम नंबर 21 में रहता हूँ। भाई तू अकेले रहता है उस रूम में? मैंने कहा हाँ, क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछा, वो रूम काफ़ी टाइम से बंद था ना, इसलिए पूछा। सब इस टॉपिक को अजीब तरह से अवॉइड कर जाते थे। फिर ना धीरे धीरे मेरे साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। शुरुआत बहुत छोटी छोटी चीज़ों से हुई। मैं अपनी किताब टेबल पर रखकर वॉशरूम जाता, जब वापस आता तो बेड पर मिलती। मैं सोचता शायद नहीं भूल गया हूँगा। मेरा फ़ोन चार्जर टेबल के राइट साइड पर होता, सुबह उठता तो लेफ्ट साइड पर मिलता। छोटी छोटी बातें जिन्हें दिमाग आसानी से हो जाता है यार बोलकर इग्नोर कर देता है। फिर चीज़ें थोड़ी बड़ी होने लगी। रात को सोते वक्त मुझे स्क्रैच करने की आवाज़ें आती, खुरखुर, जैसे कोई दीवार के अंदर से अपने नाखूनों से दीवार खोद रहा हो। मैं उठ के लाइट जलाता तो आवाज़ बंद हो जाती। मैं सोचता चूहे होंगे, पुरानी बिल्डिंग है इसलिए। एक रात मैं पढ़ रहा था, अचानक टेबल लैंप फ्लिकर करने लगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मैंने सोचा बल्ब खराब होगा, थपथपाया तो ठीक हो गया।
पर उस 5-6 सेकंड के अंधेरे में जब लैंप बंद था तो मुझे साफ लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। गर्दन पे किसी की सांस महसूस हो रही थी। मैंने हिम्मत करके पलट के देखा पर वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। अब मैं ये महसूस ही किया था तभी फोन की रिंग बजने लगी। मैं थोड़ा हड़बड़ाया और देखा तो समीर का फोन था। थोड़ी जो हमारी नॉर्मल बात होती है, जैसे कैसा चल रहा है कॉलेज, पढ़ाई कैसी चल रही है, घर वालों को फ़ोन करता है कि नहीं, और भी इधर उधर की बातें कर रहे थे। फिर ऐसी बात करते करते मैंने उसको बताया कि भाई यहाँ कुछ अजीब है इस रूम में, और अब तक जो भी हुआ है वो बताया। रोहन तू ज़्यादा सोच रहा है, नई जगह है, स्ट्रेस है तुझे, चिल कर, कुछ नहीं है ऐसा। उसकी बात सुन के मुझे थोड़ी तसल्ली मिली। शायद वो सही कह रहा था, मैं ही ओवरथिंक कर रहा था। पर एक चीज़ थी जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पा रहा था। कमरे का एक कोना, अलमारी और दीवार के बीच का कोना, वो जगह हमेशा बाकी रूम से ज़्यादा ठंडी रहती थी। गर्मियों की दोपहर में भी अगर वहाँ हाथ ले जाओ तो अचानक से ठंड लगने लगती थी, जैसे वहाँ एक इनविजिबल एसी लगा हो। मेरे दोस्त कभी कभी मेरे रूम में आते थे तो उनमें से एक लड़का था आरव। वो थोड़ा सेंसिटिव था इन चीज़ों को लेकर। एक दिन वो मेरे बेड पर बैठा था और अचानक उठ के खड़ा हो गया। भाई तेरे रूम में अजीब सी नेगेटिव वाइब है, स्पेशली उस कोने में, मुझे अजीब लग रहा है। उसके बाद से वो मेरे रूम में आते ही नहीं थे, कुछ ना कुछ बहाना बना के जल्दी से निकल जाते थे। एक दिन हुआ ऐसा कि मिड सम एग्जाम्स चल रहे थे। मैं रात के 2 बजे तक जागकर पढ़ रहा था। पूरा हॉस्टल सो चुका था, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। अचानक मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई सिसकियाँ ले रहा हो, बहुत धीमी सी रोती हुई आवाज़ उसी ठंडे कोने से आ रही थी। पहले मुझे लगा मेरा वहम है। मैंने पढ़ना जारी रखा पर आवाज़ बढ़ती गई। अब वो साफ साफ एक लड़की के रोने की आवाज़ लग रही थी, दबी दबी सी, जैसे कोई मुंह पर तकिया रख के रो रहा हो। मेरी हिम्मत जवाब देने लग गई थी। मैं कांपते हाथों से उठा और लाइट लगाई। लाइट जलते ही रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैं उस कोने के पास गया, वहां कुछ नहीं था। मैं इतना डर गया था कि मैं लाइट ऑन करके ही सो गया। सुबह उठा तो सोचा कि शायद नींद में कोई सपना देखा होगा। कुछ दिन कॉलेज से लौटा तो देखा कि मेरा रूम लॉक्ड था, जैसा मैं छोड़कर गया था। पर जब मैंने रूम खोला तो अंदर का नजारा देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी सारी किताबें जो टेबल पे रखी थी नीचे जमीन पे बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ फेंक दिया हो। मेरी कुर्सी उल्टी पड़ी थी और बेडशीट जमीन पे पड़ी थी, और मैट्रेस पे जो वो गहरे रंग का धब्बा था वो एकदम ताज़ा लग रहा था, गीला, और उसका रंग अब लाल लग रहा था, और उसमें से एक अजीब सी लोहे जैसी महक आ रही थी। मैं चीखते हुए कमरे से बाहर भागा, सीधा अंकित के रूम में घुस गया। मैं कांप रहा था। मैंने उसे सब बताया। वो मेरे साथ मेरे रूम में आया, पर जब हम वहां पहुंचे तो सब कुछ नॉर्मल था। किताबें टेबल पे रखी थी, कुर्सी सीधी थी, बेडशीट बेड पे थी, सब कुछ एकदम आम। रोहन भाई आराम कर ले, लगता है एग्जाम्स का प्रेशर कुछ ज्यादा ही हो गया, अंकित ने मेरे कंधे पे हाथ रखकर कहा। पर मैंने देखा था, वो सब हुआ था, पर अब मैं किसे यकीन दिलाता? लोग मुझे पागल समझने लगते। मैं अकेला पड़ गया था। मेरा पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। मैं हर वक्त डरा सहमा सा रहता था। रात को सोता नहीं था, सोता था तो अजीबोगरीब सपने आते। एक ही सपना बार बार, मैं अपने ही बेड पे लेटा हूं और छत से एक साया नीचे उतरता है, एक लंबा सा पतला सा साया। वो मेरे ऊपर झुकता है, उसका चेहरा नहीं दिखता, बस अंधेरा होता है, और वो मेरे कान में फुसफुसाता है, पर उसकी आवाज़ साफ नहीं आती। एक रात हद हो गई। मैं लेट नाइट मूवी देख रहा था लैपटॉप पे हेडफोन लगाकर। मूवी खत्म हुई, रात के 3 बज रहे थे। मैंने हेडफोन उतारे, कमरे में एकदम शांति थी। मैंने लैपटॉप बंद किया। जैसे ही स्क्रीन काली हुई, स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में मुझे अपने पीछे कोई दिखा। मेरे बेड पे मेरे ठीक पीछे कोई बैठा था, घुटनों में सर दिए, लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। 1 सेकंड के लिए मेरी सांस रुक गई। मैं पत्थर बन गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे मुड़ने की। मैंने अपनी आंखें जोर से बंद की और फिर खोली। रिफ्लेक्शन में कोई नहीं था। मैं तेजी से मुड़ा, पर पीछे कोई नहीं था। पर बेड की चादर पे सिलवटें ऐसी थी जैसे अभी अभी वहां कोई बैठा हो, और वही सड़ी हुई मीठी सी गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं उस रात कमरे में नहीं रुका। मैं उठा और बाहर दौड़ गया। पूरी रात हॉस्टल के कॉमन रूम में सोफा पे बैठकर गुजार दी। अगले दिन मैं वार्डन के पास गया। सर, मुझे रूम चेंज करना है, मैं रूम नंबर 21 में नहीं रह सकता।
मिस्टर शर्मा ने मुझे गुस्से से देखा। क्यों, क्या दिक्कत है? सांप बिच्छू निकला है क्या? सर वहां कुछ अजीब है। अजीब? देखो बेटा, ये दिल्ली है, देहरादून नहीं। यहाँ स्ट्रेस प्रेशर सब होता है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है। पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई रूम खाली नहीं है। उनका बिहेवियर बहुत अजीब था। वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते थे। मैं मायूस होकर वापस आ गया। अब मेरे पास कोई चारा नहीं था। ऐसे ही 2 दिन ये अजीब घटना होती गई। फिर एक दिन मैं कैंटीन में बैठा था और मेरे दोस्त को ये सारी बातें बता रहा था। तब उस हॉस्टल के रामलाल काका, जो यहाँ 40 सालों से काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी बात सुन ली और मेरे पास आ गए और बैठ गए। उन्होंने पूछा, ये कब से हो रहा है तुम्हारे साथ? मैंने सब बता दिया। सुनने के बाद उन्होंने किस्सा सुनाया जो उस कमरे में हुआ था। ये बात आज से कोई 20-22 साल पुरानी है। उस कमरे में एक लड़की रहती थी, कविता। बहुत होशियार, बहुत शांत। वो आर्ट्स की स्टूडेंट थी। वो थोड़ी अलग थी, किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी, चुपचाप रहती थी। कुछ लड़के उसे बहुत परेशान करते थे। हॉस्टल आते जाते नाम पुकारते, हंसते, ऐसे ही करते धीरे धीरे उनकी हिम्मत और बढ़ती गई। रात को उसके कमरे के बाहर जोर जोर से दरवाजा पीटना, खिड़की से झांकना, गालियां देना, ये सब आम हो गया। कविता डर के मारे अकेली कहीं जाती भी नहीं थी। उसने वार्डन और टीचर से शिकायत की, लेकिन हर बार वही जवाब मिला, बड़े घर के लड़के हैं, ऊंचे लोग जानते हैं इन्हें, पंगा लेने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, बस नजरअंदाज करो। सोचो, एक लड़की जो अपने सपनों और पढ़ाई में लगी हो, उसे रोज ये सब झेलना पड़े और कोई सुनने वाला ना हो। और वो अनाथ थी, ना ही कोई अपने लोग जो उनसे शिकायत कर सके। धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चली गई। कहा जाता है आखिरी बार जब उसकी रूममेट ने उसे देखा था तो बस इतना बोली, अब और नहीं सहा जाता। अगली सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो तोड़ा गया। देखा तो वो पंखे से लटकी मिली। उसके बाद से वो कमरा अजीब हो गया। जो भी उसमें रहने आता उसके साथ अजीब हादसे होते। कोई अचानक बीमार पड़ जाता, कोई डर के मारे छोड़कर चला जाता। एक लड़का तो सीढ़ियों से गिर गया था, उसकी टांग टूट गई। वो कहता था उसे किसी ने धक्का दिया है। धीरे धीरे सबने उस कमरे को मनहूस कहना शुरू कर दिया। वार्डन ने कुछ सालों के लिए कमरे को लॉक ही करवा दिया। तुम शायद पहले हो जो इतने टाइम बाद वहां रह रहे हो। ये सुनकर मैंने तुरंत पापा को फोन किया और उनको ये सब कहानी बताई। रामलाल ने भी बात की पापा से। उन्होंने भी जो उनको पता था सब बता दिया। फिर मुझे उसी दिन पापा लेने आए और घर लेकर गए। और जब घर गया तब मेरे साथ असली कहानी शुरू हुई। तो मेरे साथ क्या क्या हुआ वो हम जानेंगे अगले पार्ट में।